हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का दूसरा वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है केंट और सॉमरसेट के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है सेंट लॉरेंस ग्राउंड कैंटरबरी में, जो कि केंट का घर है। तो अभी इंग्लैंड के डोमेस्टिक सीजन का जो कारवा है वो T20 में आके बस गया है। जो काउंटी सर्किट है कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, काफ़ी सारे टीम्स ने काफ़ी सारे मैचेस खेल लिए हैं। ऑफ कोर्स इन दोनों टीमों ने भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं, तो उनके बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन अभी कारवा T20 में बदल गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप लास्ट 2-3 एडिशन से हमारे साथ हैं तो आपको पता होगा पहले से। अगर आप नहीं हैं तो वो चीज़ें आपको जाननी है, जो कि यहाँ पर मैं बता दूंगा। ऑब्वियस रीजंस की वजह से कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं लाया जा रहा है इस बार के लिए। आप समझ सकते हैं आईपीएल भी चल रहा है साथ में, क्योंकि तो जो चीज़ यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत लंबा टूर्नामेंट है। मतलब लंबा मीन बहुत दिनों तक जाएगा इसलिए नहीं बोल रहा। यहाँ पे बहुत मैचेस होते हैं, और ड्रीम 11 जो होती है T20 के जो जितने भी मैचेस होते हैं सारे मैचेस लिस्ट करती है। और जैसे कि आपको पता होगा कि काउंटी सर्किट में 18 टीम्स होती हैं। तो आप अभी समझ सकते हैं कि ग्रुप्स होने के बाद भी अगर 9-9 ग्रुप्स में डिवाइड हो भी जाए तब भी कितने टीम्स बचते हैं और कितने मैचेस होते हैं हर टीम्स के, अगर हम होम अवे दोनों बेसिस पे बात करेंगे तो। ठीक है, तो बहुत लंबा सीज़न चलने वाला है अगर हम मैचेस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो इसीलिए आराम से एट द एंड ऑफ द सीज़न आप जब देखेंगे तो 50-60 के आसपास मैच आप हारेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पूरा टूर्नामेंट खेलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप प्रॉफिट में रह जाएंगे, और जब जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो भी काफ़ी सही होगा। तो इसीलिए इस टूर्नामेंट को खेलने से पहले पहली बात तो दो चीज़ आपको अपने दिमाग में डाल लेनी होगी। एक कि आप यहाँ पे हारने के लिए तैयार हो, और दूसरी बात कि आप में वो टेम्परामेंट है कि आप पूरा टूर्नामेंट धैर्य के साथ खेलेंगे। अगर ये दो टेम्परामेंट आप में हैं तो ही ये खेले। यहाँ पे उतना छोटा टूर्नामेंट नहीं होगा, कम मैचेस यहाँ पे नहीं होंगे। दिन में 7-8 करके मैचेस होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। दो दो टाइम से मैच हो सकते हैं, तो बहुत सारे मैचेस हैं। तो कुछ मैचेस हारने के बाद आप हाल नहीं छोड़ सकते हैं, आपको यहाँ पे बने रहना है। और लंबे समय के लिए अगर आप बने रह सकते हैं तो चीज़ें आपके लिए सही हो सकती हैं। मैं पर्सनली कुछ सिलेक्टिव मैचेस कवर करूंगा, कुछ सिलेक्टिव टीम्स के मैचेस कवर करूंगा, ताकि आपको भी मेरे साथ साथ पूरी तरीके से उन टीम्स के बारे में, उन ग्राउंड्स के बारे में, उन प्लेयर्स के बारे में एक आइडिया हो जाए। अगर आप 18 ही टीम को टारगेट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन होगा वो वीक हो जाएगा। यहाँ पे इस टूर्नामेंट को खेलने का सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो है कि 18 टीमों में से 6-7 टीम आप चूज़ कर लीजिए, जो आपके लिए स्ट्रॉन्गर जोन में रहेंगे, जो टीम्स के बारे में, जिनके प्लेयर्स के बारे में, उनकी डीएनए के बारे में, उनकी ग्राउंड्स के बारे में आपको काफ़ी आइडिया होगा। और उन टीम्स के मैचेस ही आप हर दिन खेलिए। बाकी मैचेस भी अगर आप चाहें तो खेल सकते हैं, लेकिन वो मैचेस और वो टीम्स के मैचेस आपको ज़्यादा फोकस में रखने हैं। लास्ट सीज़न भी हमने यही करा था, जो मैंने वीडियोस वगैरह कवर भी करे थे, जो पहले लास्ट सीज़न में हमारे साथ रहे हैं उनको पता होगा ये बात। उसके पहले भी जब मैं पर्सनली खेलता था तब भी मैंने यही चीज़ फॉलो करता था, और ये इस टूर्नामेंट के लिए आपके लिए बहुत काम पे आने वाला है। अगर आप पहले ये नहीं खेले होंगे तो आप मेरी बात ब्लाइंडली मान लीजिए। एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ बहुत काम पे देती है, क्योंकि 18 टीम को आप इक्वल कॉन्सेंट्रेशन से साथ नहीं खेल सकते हैं। 18 टीम के बारे में आइडिया हो पाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसको छोटा कर देते हैं, 7-8 मैक्सिमम 9 टीम्स के बारे में आप अगर टारगेट करते हैं तो आपके लिए चीज़ें ईजियर होंगी। ठीक है, आज जैसे दो मैचेस हैं, इनमें से केंट और सॉमरसेट की जो टीम्स हैं इनके बारे में हमें आइडिया ज़्यादा रहा है पिछले सीज़न से, तो यही मैच मैंने पहले टारगेट करा है। ऐसा नहीं है कि जो अगला मैच है यॉर्कशायर का वो यहाँ पे आइडिया नहीं है, हो सकता है यॉर्कशायर के मैचेस भी हम आगे जाके खेलेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि कौन से 8 या 9 टीम्स मैक्सिमम होंगी जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे कि आज मैच डे 1 में हम फोकस कर रहे हैं केंट और सॉमरसेट की टीम के ऊपर, स्पेशली केंट के मैचेस और केंट के होम मैचेस जो होंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सनली मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, और अगर आप मेरी वीडियोस पूरा देखेंगे, मेरे साथ पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपका भी स्ट्रॉन्ग जोन बन जाएगा। क्यों कैसे सब कुछ आपको समझ में आएगा। अगर आप लास्ट सीज़न से फॉलो कर रहे होंगे आपको पता भी होगा, और अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बने रहिए, पता चल जाएगा। तो बातें हो गई। पहले जो चीज़ें मुझे बतानी थी, जो मुझे लगता है ये पूरा टूर्नामेंट कवर करने के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, वो मैंने आपसे शेयर करा। काफ़ी सालों से खेल रहा हूँ मैं ये, और ये बहुत कंसिस्टेंट टूर्नामेंट नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं जैसी जैसी चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं वैसे वैसे ही मैच होगा, तो आप बहुत गलत जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे एक कंटिन्यूस
रेंज में आपको बने रहना होता है और एक मोमेंटम बरकरार रखना होता है। किसी मैच में आप बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, किसी किसी मैच में आप काफ़ी अच्छी तरीके से जीतेंगे, लेकिन आपको बने रहना है एंड तक। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेंट लॉरेंस ग्राउंड कैंटरबरी केंट का घर है। पिछले सीजन का फाइनल का ये रिकैप होने जा रहा है। पिछले सीजन में केंट चैंपियन रहे थे, ये दोनों फाइनलिस्ट थे। वेदर क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काउंटी में ये दोनों ही खेल के आ रहे हैं और काउंटी सर्किट में काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस चल रहा है। स्पेशली केंट का 6 मैचेस हुए हैं दोनों ही टीमों के, और केंट मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट पोजीशन पे है 9 टीमों की टेबल में, और सॉमरसेट थर्ड लास्ट पोजीशन पे है। केंट एक भी मैच जीती नहीं है अभी तक काउंटी की अगर हम बात करें तो। लेकिन जैसा कि पास्ट एक्सपीरियंस हमें पता चला है कि काउंटी और ये T20 या वाइट बॉल क्रिकेट डिफरेंट गेम होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको चाहिए कि किस तरह से मोमेंटम के साथ किस तरह के प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये है। बाकी 9 टीमों की टेबल में पिछले सीजन में सॉमरसेट ने दूसरे स्थान पर खत्म किया था साउथ ग्रुप में, और केंट ने पहले स्थान पर खत्म किया था, और इन दोनों के बीच में फाइनल भी हुआ था जहां पर ऑफकोर्स केंट चैंपियन रही थी। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो सॉमरसेट आपको यहाँ पर 3-2 से आगे होती हुई दिख जाएगी। केंट फाइनल जीतने के बाद भी यहाँ पर पीछे ही है। इस ग्राउंड पे अगर रिकॉर्ड की बात करें तो ग्राउंड पे काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड चल रहा है केंट की तरफ से। पिछले सीजन में अगर हम बात करें 8 मैचेस जो उन्होंने खेले थे उनमें से 6 उन्होंने जीत हासिल करा और 2 मैच हारना पड़ा था, और जिनमें से एक मैच सॉमरसेट के अगेंस्ट में ही उन्होंने हारा था और बहुत बुरी तरीके से हारा था। टॉम बैंटन ने अकेले ख़त्म कर दिया था और डेवन कॉनवे भी थे उस टाइम पे। और 2020 में भी अगर आप देखेंगे तो 4 मैचेस के जो रिजल्ट आए थे वहाँ पर 2-2 की बराबरी रही है। तो मतलब ग्राउंड पे उतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हालांकि सॉमरसेट ने उनको बुरी तरीके से हराया हुआ है, लेकिन ओवरऑल ग्राउंड में उतना बुरा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है। ये कुछ परफॉर्मेंस है दोनों टीम्स की। अगर आप मेजर परफॉर्मर्स को देखेंगे ना, तब भी आपको समझ आ जाएगा कि दोनों टीमों की स्ट्रेंथ कहाँ पे रही है और वीकनेस कहाँ पे रही है। केंट का जो है उनका टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रांग रहा है, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द रन्स जो उनकी तरफ से जो है बनते थे। डैनियल बेल ड्रमंड, जैक क्रॉली, जो डेनली उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखा पाए थे, लेकिन फिर भी हैंडी रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में 2 प्लेयर्स रहे हैं, अगर ये दोनों चल गए, कभी कभार टॉप ऑर्डर अगर फेल हो जाता है तो मिडिल ऑर्डर में ये दोनों जो रहे हैं पिछले सीजन में हर फॉर्मेट में इन दोनों ने मतलब मोर्चा संभाल के रखा हुआ था। एक थे जैक लीनिंग और दूसरे थे जॉर्डन कॉक्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैक लीनिंग के बारे में कुछ बातें हैं जो इस ग्राउंड से काफ़ी रिलेट कर पाएंगे आप अगर आप पिछले सीजन से फॉलो कर रहे हो तो। जॉर्डन कॉक्स बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ा है, जब 3-4 विकेट अगर जल्दी गिर जाते हैं तो हमेशा जॉर्डन कॉक्स ने पारी को संभाला हुआ है। और हमेशा ही मतलब ऐसा नहीं कि किसी में फेल हो, किसी वो मतलब अगर समझ लिए 10 गेंद पहले आते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर कम से कम 5-6 ओवर मैच रह गए हैं तो हमेशा ही जॉर्डन कॉक्स ने मैच को संभाला है। और पिछले सीजन में 52 का औसत रहा है। ऑफकोर्स वो नॉट आउट रहे हैं कई बार, लेकिन हमेशा ही उन्होंने ये काम करके रखा हुआ है। और हर फॉर्मेट में ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ T20 में 4 डे मैचेस में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। और जैक लीनिंग ने पिछले सीजन में एज एन ऑलराउंडर भी काफ़ी अच्छा नाम कमाया हुआ था। हालांकि अभी उनका रोल एज एन ऑलराउंडर कैसा होने वाला है वहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट है। बैटिंग में भी बहुत अच्छे फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन पिछले सीजन में ये दोनों मिडिल ऑर्डर को संभालते थे, और ऊपर से जैक क्रॉली, डैनियल बेल ड्रमंड ये टॉप ऑर्डर को कभी कभार डेनली का भी परफॉर्मेंस आ जाता था। तो इनके ऊपर इनका बैटिंग जो डिपेंड करता था, ठीक है। लेकिन बॉलिंग पे कहीं ना कहीं इनकॉन्सिस्टेंसी रही गई थी इनके तरफ से। पेस अटैक जो था वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस था। विकेट ज़रूर निकलते थे, जो विकेट आप देख सकते हैं मैट मिलनेस और फ्रेड क्लासन निकालते थे, लेकिन स्पेशली मैं कहूँगा कि ओपनिंग स्पिल और ये बीच के जो ओवर्स होते थे यहाँ पे थोड़ा पिट जाती थी केंट की बॉलिंग। डेथ ओवर की बॉलिंग अच्छी रहती थी, स्पेशली मिलने के आने के बाद। मिलने ने कुछ मैचेस खेले थे तो वो चीज़ उनके लिए काफ़ी सही रही थी। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट जनरली क्वाइस अहमद के ऊपर डिपेंड करता था। जो डेनली और लीनिंग भी स्पिन डिपार्टमेंट जो थे वो संभालते थे, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा पीछे ही रहती थी केंट की टीम। तो इसीलिए मोस्टली उनको जो मैचेस जीतने पड़ते थे वो हाई स्कोरिंग मैचेस जीतने पड़ते थे। बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके बहुत कम मैचेस आपको केंट की तरफ से देखने मिलेंगे जहाँ पर वो जीत रहे थे। स्पेशली अगर मैं ओपनिंग जो होता है ओपनिंग स्पेल या 20 के ओवर्स में जहाँ पर स्पिनर्स वगैरह बॉलिंग कराने आते हैं उस जोन की बात करूँ, डेथ ओवर की बॉलिंग सही रहती थी इनके डेथ ओवर्स के जो बॉलर्स जितने भी रहते थे वो विकेट ज़रूर निकाल के जाते थे। दूसरी तरफ से अगर मैं सॉमरसेट की बात करूँ तो सॉमरसेट आप कोई सा भी फॉर्मेट देख लोगे ना, आपको दिखेगा कि सॉमरसेट बहुत बड़ी बैटिंग टीम कभी रही नहीं है, ठीक है। पिछले एडिशन में क्या होता था कि बैंटन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। कुछ मैचेस में उन्होंने रन बनाए थे, 2-3 मैचेस होंगे शायद अगर पूरे टूर्नामेंट की बात करी जाए, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। और शुरुआती समय में ओपनिंग कर रहे थे मेरे ख्याल से जेम्स हिल्ड्रेथ उनकी तरफ से, और हिल्ड्रेथ का काम ये होता था कि 3-4 ओवर रहेंगे, जब तक रहेंगे मारेंगे, मार के आउट हो जाएंगे। उसके बाद पारी को संभालना और एक बड़ी इनिंग्स की तरफ लेके जाना पूरी तरीके से वो चीज़ डिपेंड करता था टॉम आबेल के ऊपर।
तो उनका यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हैं। हालांकि उनका जब इंजरी हो गया तो ये चीज़ और प्रॉब्लमेटिक हो गई थी उनकी तरफ से। बैटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम कभी रही नहीं है सॉमरसेट, अभी भी अगर आप काउंटी में भी देखेंगे तब भी आपको ये चीज़ दिख जाएगा। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे प्लेयर्स भी उभर के आए थे काउंटी सर्किट में जिन्होंने अच्छा करा हुआ था, लेकिन ओवरऑल एज ए बैटिंग साइड बहुत डोमिनेटिंग नहीं है कभी भी सॉमरसेट के लिए। लेकिन इनकी जो बॉलिंग है, चाहे वो कोई सा भी आप डिपार्टमेंट देख ले, आप ओपनिंग बॉलिंग का स्लॉट देख लीजिए, आप स्पिन बॉलर्स को देख लीजिए, डेथ ओवर की बॉलिंग देख लीजिए, हर जगह पे आपको विकेट टेकर्स मिल जाएंगे। इवन लास्ट एडिशन में लुइस ग्रेगोरी जो इनकी तरफ से ओपनिंग बॉलिंग भी करते थे, 6-7 नंबर पर बैटिंग भी कर लेते थे, उनकी इंजरी हो गई थी, ठीक है। तो वो बॉलिंग नहीं करा रहे थे सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में और सिर्फ वो बैटिंग कर रहे थे। उनके बॉलिंग ना कराने के बावजूद भी जो बॉलर्स उनके जगह पे आए थे उन्होंने बराबर काम किया और बॉलिंग उनकी काफ़ी अच्छी रही थी। बहुत कम मैचेस ऐसे हुए थे जहां पर उनकी बॉलिंग नहीं चली होगी या फिर उन्होंने काफ़ी रन्स कंसीड कर लिए होंगे, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट सीजन का जो फाइनल था वो एक तरफ से केंट की बैटिंग और सॉमरसेट की बॉलिंग ये चीज़ चल रही थी, जहाँ पर ऑफ कोर्स केंट की आप कहेंगे सॉमरसेट की बैटिंग नहीं चली, तो वो चीज़ हो गया, केंट और वहाँ पर जीत हासिल कर गया, तो वो मैच हम बातें करेंगे आगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉम बेंटन 2 मैच में चले थे 50+ स्कोर की अगर हम बात करेंगे तो, जहाँ पर 100 जो इसी ग्राउंड पे उन्होंने केंट के आगे से मारा हुआ था। बाकी टॉम आबेल ज़्यादा मैचेस वो खेल नहीं पाए थे, लेकिन जब तक खेले थे 6 में से 4 बार 50+ स्कोर इनका था, जो बहुत बड़ी बात होती है T20 सर्किट में 59 का औसत। और अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको लंबे लिस्ट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मर्शन डेलैंग, रॉयल ऑफ वेंडरमरवा कंसिस्टेंट विकेट टेकर रही नहीं है कभी भी, लेकिन जब भी वो लेते थे बंचेस में लेते थे। इवन लास्ट सीजन के सेमीफाइनल में भी, मेरे ख्याल से सेमीफाइनल या फाइनल में उन्होंने 3 या 4 विकेट निकाल के रखे हुए थे। बाकी क्रेग ओवर्टन, जॉर्ज डेवी भी सेकंड हाफ में काफ़ी बढ़िया बॉलिंग उन्होंने कराई थी। लुइस ग्रेगोरी आप देख सकते हैं मैचेस उन्होंने लगभग सभी खेले थे, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करा रहे थे 8 मैच के बाद, लेकिन जब तक उन्होंने बॉलिंग कराई थी इनका भी परफॉर्मेंस सही ही था, ठीक है। तो ये मामला रहा था पिछले सीजन में दोनों टीमों की तरफ से, ठीक है। अभी अगर आप जब आगे मैचेस देखेंगे तब भी आपको ये चीज़ थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो क्या है। तो ये रही इंडिविजुअल कुछ परफॉर्मेंस, और ऊपर जो मैंने टीम्स के बारे में बताया वो है थोड़ा आइडिया। अभी हम देख लेते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने रही हैं आखिरी 5 मैचों में, तो क्या क्या चीज़ जो है हमें देखने मिल रहा है। तो ये फिक्सचर जो है मोर देन एवरेज टोटल आपको बना के दे रहा है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। बैटिंग सेकंड की जो टीम है यहाँ पर आखिरी 5 में से 4 बार हारी है, और जो हारी है टीम वो बहुत बुरी तरीके से हारी है। लेकिन एक बार जो जीती है ना, वहाँ पे भी बहुत बुरी तरीके से सामने वाली टीम को हरा के वो जीते हैं। तो बातें हम करते हैं। तो ये पहला मैच है 2019 का, ठीक है, इसी ग्राउंड पे हुआ था। केंट ने बनाया था 165। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको वैंडरमलवा दिख जाएंगे, लेमन भी अभी उतनी बॉलिंग नहीं कराते हैं, बाकी कोई आपको नहीं देंगे। ओडी रॉबिन्सन जो उनके कीपर रहे हैं पिछले सीजन में, वो डरहम में खेल रहे हैं इस सीजन के फाइटर ब्लास्ट के लिए। सॉमरसेट चेस नहीं कर पाई और 124 पर वो निपट गए, जहाँ पर बैंटन के कुछ स्कोर और मिलने ऑफकोर्स खेल नहीं रहे हैं, बाकी भी बहुत कुछ बॉलर्स रहे होंगे जो नहीं है, ठीक है। और केन ने काफ़ी बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीत कर दिया बैटिंग सेकंड की टीम का। यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स हुआ, विकेट्स यहाँ पर बराबर गिरे, 19 विकेट टोटल गिरे। भले ही बैटिंग फर्स्ट में मोर देन एवरेज टोटल बना, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं, और बैटिंग सेकंड में बैटिंग कोलैप्स। अगला मैच ये हुआ था टॉन्टन में, जो कि सॉमरसेट का घर है। बैटिंग फर्स्ट में यहाँ पर बहुत बड़ा टोटल बना, 206 रन। बैंटन यहाँ पर भी रहे हैं, बाकी आबिल और मिलने के परफॉर्मेंस रहे हैं। डैनियल बेल्ट्रामन अभी ज़्यादा बॉलिंग कराते नहीं है, ये तो विकेट टेकर्स में थे। केंट चेज नहीं कर पाई और यहाँ पर भी चेजिंग टीम का 10 विकेट गिरा। हालांकि यहाँ पर भी 8 विकेट गिरे थे, तो 18 विकेट यहाँ पर भी गिर रहे हैं। बाकी डीवीडी, क्रॉली, क्रेग ओवर्टन और लेमन भी, वालर यहाँ पर भी रहे हैं, लेकिन ये दोनों, लेमन भी बॉलिंग नहीं कराते हैं और वालर नहीं है स्क्वाड में। बाकी क्रेग ओवर्टन यहाँ से आए हैं, क्रेग ओवर्टन, क्रॉली, डैनियल बेल्ट्रामन, बैंटन, आबिल, ये कुछ नाम यहाँ से आपको मिल रहे हैं। और बैंटन दोनों ही मैच में कॉमन रहे हैं। बैंटन एक में यहाँ पर 28 रन था वैसे, और यहाँ पर 100 रन बनाया था उन्होंने। अगला मैच ये भी टॉन्टन में हुआ था, यहाँ पर फिर से आबिल चल गए। आबिल का परफॉर्मेंस आपको टॉन्टन के ग्राउंड पे जब मैचेस होंगे हम आपको दिखाएंगे। अभी के लिए देख लीजिए, आबिल यहाँ पर रहे हैं। बाकी गोल्ड्सवर्दी भी स्क्वाड में है, खेल सकते हैं नहीं भी खेल सकते, देखना पड़ेगा। ग्रांट स्टीवर्ट है, बाकी ये कुछ बॉलर्स रहे हैं जिन्होंने परफॉर्म करा। फिर से चेसिंग टीम की हालत देखिए, 157 पर निपट गए। रन ठीक ठाक था, बहुत बुरा भी नहीं था, लेकिन ऑल आउट वो हुए हैं। फिर से क्रॉली का रन आपको दिख रहा है, जॉर्डन कॉक्स, बाकी डेलैंग, वालर और ये कुछ बॉलर्स है जिन्होंने परफॉर्म करा। क्रेग ओवर्टन रिपीट हो रहे हैं, वालर का कई बार नाम आ चुका है। वालर मतलब पिछले सीजन में एक और फ्रस्ट्रेटिंग पिक रहे थे हमारे लिए। कई मैचेस ऐसे आए थे जहां पर उनका नाम आ रहा था, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पे कुछ नहीं था। बाकी रिपीट एक चीज़ हो रहा है कि विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में भी गिर रहे हैं, 7, 8, 9 करके गिर रहे हैं, लेकिन रन भी बन रहे हैं। और सेकंड इनिंग्स में 10 के 10 विकेट अभी तक हमने गिरते हुए देखे हैं। रन 150 के भीतर ही, 150, 160 के भीतर ही रह रहा है, ठीक है। ये मैच था। अभी देखिए तीनों ही मैच पर आपने चेजिंग टीम को हारते हुए देखा है। बैटिंग फर्स्ट टीम जीत रही है और काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत रही है। देखिए यहाँ पे 41 रन, उसके बाद 55, उसके बाद 47। अभी चेजिंग टीम जीती पहली बार इस फिक्चर में,
और कैसे जीती। फिर से रन वही पे बना 168 फॉर 8 रन, थोड़ा सा कम बना आप कहेंगे, 8 विकेट लेकिन बराबर गिरे। क्रॉली कंसिस्टेंट स्कोरर में से आ रहे हैं, डैनियल बेल्टमन, डेनली और यहाँ पर क्रेग ओवर्टन, ग्रेगोरी और ये कुछ थे। ग्रेगोरी मेरे ख्याल से इसके बाद या इसके एक मैच बाद से बॉलिंग नहीं करा रहे थे। सॉमरसेट ने ये जीत हासिल करा चेस करते हुए, और क्या ही चेस किया। बैंटन और डेवन कॉनवे ने यहाँ पर रन बनाया था। बैंटन करंट स्क्वाड में अवेलेबल है और ये पहली बार है जो चेसिंग टीम जीती है, और क्या ही जीती है। ऊपर सारे विकेट्स गिर रहे थे और यहाँ पर सारे विकेट्स हाथ में रह गए। ठीक है, तो बिल्कुल ऑड एक मैच हो गया, और ऐसी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ दिखाने के लिए ही है। उसके बाद आखिरी जो मैच हुआ जो कि फाइनल था पिछले सीजन का, ये न्यूट्रल वेन्यू पे हुआ था। उसी रेंज में स्कोर बना 167, 7 विकेट। तो मिनिमम 7 विकेट पहले इनिंग्स से भी गिर रहे हैं, 7 से 9 तक विकेट हमने गिरते हुए देखे हैं, लेकिन ऑल आउट नहीं हो रही है टीम फर्स्ट इनिंग्स की। अगर हम पहले 5 मैचों की बात करेंगे तो क्रॉली फिर से आ रहे हैं, जॉर्डन कॉक्स और जैक लिनिंग। बाकी वैंडरमर्वा के यहाँ पर 3 विकेट्स रहे हैं, और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने परफॉर्म करा। सॉमरसेट यहाँ पर चेस नहीं कर पाई, 9 विकेट उनके गिरे और रन्स भी काफ़ी कम बने। आबेल के स्कोर्स थे, विल स्मिथ के स्कोर्स थे, और ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करा। ऑफकोर्स ये फाइनल मैच था और दिन का तीसरा मैच था मेरे ख्याल से इस ग्राउंड पे, तो इसीलिए स्पिनर्स ने डोमिनेट करा। डेनली, कॉयस अहमद, वैंडरमर्वा, गोड्सवर्दी सब स्पिनर्स ही हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। तो अगर हम इस फिक्सचर की बात करेंगे, ठीक है, तो मोर देन एवरेज टोटल बन रहा है। ठीक है, 160 के ऊपर यहाँ पर स्कोर जा रहे हैं, 150 160 के ऊपर स्कोर जा रहे हैं। बेसिकली बैटिंग फर्स्ट में स्कोर ज़्यादा बन रहे हैं, बैटिंग सेकंड में टीम्स बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर चुकी है 5 में से 4 बार। ये लास्ट मैच में भी 9 विकेट तक गिर गए थे। ठीक है, लेकिन एक मैच ऐसा गया जहाँ पर चेसिंग टीम ने धुआं भर दिया था। बेसिकली 2 नाम हमें सॉमरसेट की बैटिंग से देखने को मिल रहे हैं। एक तो है टॉम बैंटन, कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं लेकिन 2 शतक हैं इनके खाते में, 5 में से 2 शतक T20 में आप बना रहे हो, मतलब काफ़ी बड़ी बात है। और टॉम आबेल, जिनके बेसिकली ज़्यादा रन्स जो हैं वो टॉन्टॉन में आए हैं, टॉन्टॉन के बाहर भी कुछ रन्स उन्होंने बनाए हैं। और केंट की तरफ से एक जो नाम हमें बार बार देखने मिल रहा है वो है जैक क्रॉली। जॉर्डन कॉस को जब भी मौके मिले हैं उन्होंने रन बनाया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक बार उन्होंने 33 बनाया हुआ था, उसके बाद यहाँ पे फाइनल में 58 नॉट आउट। ठीक है, बाकी डैनियल बेल्टमन जो पुराने प्लेयर्स में से है उनके भी कुछ कुछ रन्स हैं, ज़्यादा नहीं है डैनियल बेल्टमन का, हालांकि 30 के भीतर ही मामला रहा है। यहाँ पर 36 एक बार बनाया था दूसरे मैच पर, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक बार 36 है जो दूसरे मैच पर था, और एक बार यहाँ पे 28, और इसके अलावा उनका कोई स्कोर नहीं है। लेकिन क्रॉली कंसिस्टेंटली 30-40 करके रन बना के जा रहे हैं, और जॉर्डन कॉक्स एक नाम आपके सामने आ रहे हैं जिन्होंने कुछ परफॉर्मेंस करके रखे हुए हैं। ठीक है, बाकी बॉलिंग पे क्रेग ओवर्टन का नाम कई बार आ चुका है, और फाइनल मैच में तो ऑफकोर्स ये स्पिन हेल्पिंग कंडीशन था तो स्पिनर्स ने डोमिनेट करा, जहाँ पर वैंडरमर्वा, आप डेनली, कॉयस अहमद थे। डेनली के कुछ परफॉर्मेंसेज हैं बॉलिंग से, या आगे हम देखेंगे ग्राउंड के बारे में जब हम बातें करेंगे, लेकिन ये मामला रहा है 5 में से 4 बार बैटिंग टीम, सेकेंड टीम कोलैप्स कर रही है, एक बार बैटिंग सेकेंड टीम ने धुआं ही भर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि इन 2 सिनारियोज में आप कौन सी सिनारियो को कंसीडर करेंगे, जो ज़्यादा हुआ है उसी को आप जनरली कंसीडर करते हो। एक आध बार कभी मिस हो भी सकता है, जो हुआ है लास्ट मैच जो इस ग्राउंड पे इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था। लेकिन बेसिकली जो चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि चेजिंग टीम यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, चाहे वो कोई सी भी टीम हो। ठीक है, सिर्फ सॉमरसेट नहीं, सिर्फ केंट नहीं, कोई भी टीम हो वो यहाँ पर स्ट्रगल कर ही रही है। और विकेट्स यहाँ पे बराबर गिर रहे हैं, बैटिंग फर्स्ट में भी गिरे हैं, जब बैटिंग फर्स्ट टीम डोमिनेट भी कर रही थी तब भी गिरे थे, बैटिंग सेकंड में तो गिरे ही हैं, वो एक मैच एक इनिंग्स छोड़ के। तो ये पूरा कहानी रहा है, बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग फिक्सचर नहीं है, मोर देन एवरेज टोटल वाला है। यहाँ पर 200 रन भी हमने एक बार मेरे ख्याल से बनते हुए देखा है। जी हाँ, पिछले सीजन का जो पहला मैच था सॉमरसेट ने 200 के पार भी स्कोर पहुँचाया था, लेकिन 160, 150, 160 के बीच में मोटा मोटा स्कोर यहाँ पर रह रहा है। अगर हम इंडिविजुअलिटी की बात करें तो आबेल आपको दिख जाते हैं अच्छे खासे औसत के साथ। बैंटन कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, लेकिन जब बनाया है काफ़ी बड़ा बनाया है, ये आपने देख लिया है। बाकी आबेल हैं, हिल्ड्रेथ हैं, ये कुछ नाम हैं जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। अभी अगर हम ग्राउंड के बारे में बातें करें तो ग्राउंड में 2 नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो है जो डेनली और दूसरे हैं सैम बिलिंग्स। जो डेनली अगर आप लास्ट सीजन से देखे होंगे आपको पता होगा ये एवरेज जो है ना 37-38 की काफ़ी ज़्यादा था, 45 के ऊपर चलता था एवरेज। लेकिन लास्ट सीजन उनका बहुत बुरा गया था। कुछ परफॉर्मेंसेज अगर आप फैंटेसी की तरफ से बात करेंगे तो बॉलिंग से कुछ विकेट्स वो निकाल लेते हैं कभी कभार, तो वो आपके लिए काम पे आ सकते हैं। बाकी इनका फॉर्म का कोई अता पता नहीं था। ठीक है, इस सीज़न में भी काउंटी में कोई मैच उन्होंने नहीं खेला है तो वहाँ से बताना मुश्किल है। इन कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, आगे से सुनते जाना। और सैम बिलिंग्स ज़्यादा खेल नहीं पाते थे, इंग्लैंड ड्यूटीज़ होते थे उनकी, और भी IPL वगैरह में खेलते होंगे शायद, तो इसलिए ज़्यादा उन्होंने खेला नहीं था। लेकिन डिसेंट परफॉर्मेंस इनका रहा है जब भी इन्होंने यहाँ पर खेल के रखा हुआ है। ठीक है,
अभी एक बार देख लेते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। तो केंट के बारे में जो आइडिया मैंने आपको ऊपर दिया था ना, वो चीज़ काफ़ी हद तक आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नोटिस करना क्या हो रहा है। तो पहला मैच है, ये पिछले सीजन के ही सारे मैचेस है, दिक्कत वाली बात नहीं है। केंट और एसेक्स के बीच में मैच हुआ। केंट ने बना दिया था 236, विशाल स्कोर है। क्रॉली है, डैनियल वेल ड्रमंड है, लीनिंग है। अभी ये लीनिंग जो है पिछले एडिशन में काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे थे। कैसे प्ले कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे वो स्पिन बॉलिंग का एक ऑप्शन भी प्रोवाइड करते थे क्वाइस अहमद के साथ। ठीक है, अभी क्या है कि लीनिंग का रोल बदलने वाला है। क्यों बदलने वाला है आगे मैं बातें करूंगा। पेसर्स के 3 विकेट थे, लेकिन कोई इफेक्ट ऑफकोर्स नहीं था। बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर लिए थे एसेक्स ने, और उन्होंने भी डिसेंट स्कोर बनाया था, बहुत कम भी नहीं था। जहाँ पे दिल्ली का एक, मिलनेस, जैक लीनिंग की 3 विकेट्स। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी आमेर, स्टीवेंस, स्टीवार्ट, क्लासन सबने यहाँ पर विकेट निकाले हुए थे। तो ये एक रोल आप देख सकते हैं लीनिंग का, जो काफ़ी इफेक्टिव आया था। उसके बाद केंट और सॉमरसेट के बीच जो मैच ऊपर आपने देखा था हुआ था, फिर से क्रॉली है, डैनियल वेल ड्रमंड का रन यहाँ पर थोड़ा कम हो गया, हेड टू हेड में उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है। दिल्ली है, पेसर्स के अपर हैंड, और दूसरे इनिंग्स में किसी का भी कोई बॉलिंग नहीं चला। अगला मैच केंट और सरे के बीच मैच है। फिर से क्रॉली आपको दिख रहे हैं ओवर डैनियल वेल ड्रमंड। डैनियल वेल ड्रमंड 3 में से एक बार चले हैं, और जब चले हैं हाईएस्ट रन स्कोरर टीम की तरफ से। बाकी लीनिंग है, कॉक्स हैं, डेनली हैं, पेसर्स का अपर हैंड। सरे चेस तो नहीं कर पाए, लेकिन मिलने थे और क्लासन, ये दोनों नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। मिलने यहाँ से या इसके पहले वाले मैच से खेलना स्टार्ट करा था। क्लासन यहाँ पे पहले मैच के बाद आए हैं। दूसरे मैच में चलो किसी को विकेट नहीं मिला, लेकिन रन्स यहाँ पे काफ़ी बने थे। ठीक है, तो रन्स यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 190, 180, उसके बाद यहाँ पे भी 168 जो बहुत इजीली चेस हुआ। उसके बाद 236 चेस तो नहीं हुआ, लेकिन एसेक्स की बैटिंग उतनी अच्छी होती नहीं है वैसे, ये आपको पता चल जाएगा जब आप सीज़न देखेंगे पूरा। उन्होंने ही 169 बना दिया, तो डिसेंट स्कोर्स यहाँ पे बन रहे हैं। उसके बाद केंट और ससेक्स के बीच में मैच हुआ था। अच्छा, ये मैच में अगर आपको याद हो, कोविड के चलते केंट की पूरी टीम इंक्लूडिंग जो बेंच प्लेयर्स होते हैं वो सब आइसोलेटेड हो चुके थे। तो ये सेकेंड टीम खेल रही थी केंट की, तो इसीलिए ऐसा मैच हुआ था, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। और यहाँ से कोई भी परफॉर्मेंस आपको देखने में नहीं मिलेंगे अभी करंट स्क्वाड में, कम से कम बहुत दिनों तक। तो हैरी फिंच, हेनरी पॉटमोर, मार्कस ओडियन को नहीं खेल रहे, तो मैच छोड़ देते हैं। और जो क्वार्टर फाइनल मैच था केंट और बर्मिंघम के बीच में 162, डैनियल वेल ड्रमंड, देखिए डैनियल वेल ड्रमंड कंसिस्टेंटली स्कोर नहीं है, ठीक है, लेकिन जब है टीम के हाईएस्ट स्कोरर है। एक बार 88 जो आपने ऊपर देखा नहीं, और उसके बाद बिलिंग्स, पेसर्स का अपर हैंड। बाकी मिलनेस, क्वाइस अहमद, लीनिंग की देखिए, लीनिंग की बॉलिंग कितनी काम पे आ रही थी यहाँ पे, डेनली, मिलने। ठीक है, अभी लीनिंग का रोल बदलने वाला है, क्यों वो आपको आगे मैं समझाता हूं। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, डेनली देखिए, डेनली बैटिंग से कंसिस्टेंटली भले ही नहीं हो, विकेट कहीं ना कहीं से एक आध निकाल के जा रहे हैं। काइस अहमद का कई बार नाम आ चुका है, लीनिंग यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। डैनियल वेल ड्रमंड कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जब चलते हैं हाईएस्ट स्कोर। जैक क्रॉली कंपेरेटिवली ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, और सैम बिलिंग ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है, लेकिन जब उन्होंने खेला है तो उनके परफॉर्मेंसेस बेहतर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बाकी बॉलरों में से बात करें तो मिलनेस के कुछ नाम आए हैं, कभी कभार क्लासन के नाम आए हैं, तो ये कुछ नाम हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी अगर मैं रनों की बात करूँ तो रन्स यहाँ पे बनते हैं। लास्ट 2-3 मैच में थोड़ा हो सकता है कि सीजन एंड में कुछ बदलाव आए भी हों, लेकिन पहले मैचेस में तो आप बिल्कुल यहाँ पे रनों की उम्मीद रख सकते हैं। रन्स यहाँ पे काफ़ी बन जाते हैं, 200 के पार भी स्कोर पहुँचे हैं, 190 तक भी स्कोर पहुँचे हैं, 180 तक भी बनाए हैं चेसिंग टीम ने। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और एक और चीज़ जो आपको देखने मिल जाएगी कि स्पिनर्स का कुछ रोल यहाँ पे आता है, स्पेशली अगर आपके पास लेग स्पिनर है ना, तो एक लेग स्पिनर आपको लेके चल, लेग स्पिनर जनरली होते नहीं हैं, एक ही होंगे शायद, अगर आपको मुश्किल से मिल जाए तो उनको आप लेके चल सकते हैं। और स्पिनर स्पेशली दूसरे इनिंग्स पे आपके लिए यहाँ पर इफेक्टिव होते हैं। लीनिंग की जो बॉलिंग की मैं बात कर रहा था ना, बेसिकली उनकी सारी ही जो बॉलिंग की परफॉर्मेंसेस आए हैं वो सेकेंड इनिंग्स में आए हैं। ठीक है, पहले इनिंग्स में अगर केंट को बॉलिंग करने का मौका मिला भी हो, मेरे ख्याल से यहाँ पे मिला भी नहीं होगा, नहीं, पिछले सीज़न में तो कोई ऐसा आखिरी 5 में ऐसा मैच नहीं आया है जहाँ पर केंट ने पहले बॉलिंग करी होगी। अगर पहले बॉलिंग मिली भी होगी तब भी लीनिंग को जनरली यूज़ नहीं किया जाता। दूसरे इनिंग्स में उनको कई बार बॉलिंग मिलती भी थी और वो विकेट निकालते भी थे, जो आप यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हैं। और बेसिकली इस ग्राउंड पे लीनिंग का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है, सिर्फ बॉलिंग की वजह से नहीं, बैटिंग भी उन्होंने डिसेंट करके रखी हुई थी। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, लीनिंग, जॉर्डन कॉक्स जैसे प्लेयर्स जो मिडिल ऑर्डर में आएंगे, अभी उनकी बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग हो सकता है, तो ऐसे प्लेयर्स को अगर आपको रोल पे देखना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर में से जो जैक क्रॉली, डैनियल वेल ड्रमंड, ये पार्टनरशिप है, ये जल्दी टूटने वाली है। और बाकी जो उसके बाद जो आते हैं, जैसे कि डेनली, सैम बिलिंग्स, यहाँ पे भी एक आध फेलियर तो होना ही पड़ेगा, तभी जाके वो 5वें 6ठे नंबर के जो बैट्समैन हैं, जॉर्डन कॉक्स, लीनिंग वगैरह, इनके पास प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग टाइम जो है वो मिलेंगे, और तभी जाके वो स्कोर कर पाएंगे।
जॉर्डन कॉक्स तो वैसे ही बॉलिंग नहीं करा सकते, लीनिंग का भी मुझे अभी बॉलिंग में डाउट है कि ये शायद नहीं कराएं, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये बातें रही हैं ग्राउंड से हेड टू हेड की बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपने सब कुछ सही से सुना होगा। अभी हम आए थे प्लेइंग यूनिट की तरफ। यहाँ पे जो जो चीज़ें थी हमने सही से नोटिस कर ली है। प्लेइंग यूनिट की बात करें तो सॉमर्स की तरफ से ऐसा प्लेइंग यूनिट आपको देखने को मिल सकता है। काउंटी की बात करूं तो काउंटी सर्किट में सिर्फ एक ही बैट्समैन जो आप देख सकते हैं डिसेंट परफॉर्मेंस करा हुआ है, वो है टॉम आवेल। इसके अलावा बैटिंग से मैं बातें जितनी कम करूं उतनी ही बेहतर। बॉलिंग फिर भी ठीक है, बैटिंग बहुत ख़राब रहा है। और लास्ट जो काउंटी मैच खेला था सॉमरसेट ने हैम्पशायर के अगेंस्ट में, 69 पर वो निपट गए थे सेकंड इनिंग्स पे। फर्स्ट इनिंग्स पे भी बहुत कम स्कोर उन्होंने कुछ बनाया था, तो बैटिंग तो काफ़ी ख़राब रहा है। इसके अलावा रेनशॉ वगैरह रहे हैं जिन्होंने कुछ स्कोर बना के रखे हुए थे, लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं T20 में, तो बातें करके फ़ायदा नहीं है। बाकी कुछ प्लेयर्स के बारे में अगर मुझे बताना पड़े तो विल स्मिथ पिछले सीजन से अभी तक ये काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, पिछले सीजन के कुछ मैचेस में इनको खेलने का मौका मिला था, अभी ये बहुत बदले हुए प्लेयर हैं और इनके पास बहुत पोटेंशियल है। रिसेंटली जो सेकंड टीम के होकर T20 इन्होंने खेल के रखे हुए हैं, 2 प्लेयर्स सॉमरसेट की तरफ से कंसिस्टेंटली स्कोर करके आ रहे हैं। एक तो विल स्मिथ है और दूसरे हैं जॉर्ज बार्टलेट। अगर ये खेलते हैं तो एक नज़र इन पे ज़रूर घुमा लेना, ये दोनों कंसिस्टेंटली स्कोर करके आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज के मैच में ही स्कोर बना देंगे, लेकिन ओवर द सीजन आपको इनसे उम्मीद रखनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं। टॉम बैंटन बिल्कुल भी उस तरह से खास कुछ फॉर्म पर नहीं है। कुछ मैचेस में रन है, रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं, कीपिंग के पॉइंट से काफ़ी दे देते हैं, आप रख सकते हैं टीम में। और वैसे भी ये ग्राउंड क्योंकि रन आपको दे भी रहा है तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्म का उतना वो गारंटी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो आप इनको बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये आपके लिए टॉप 3 जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। विल स्मिथ, टॉम आवेल तो वैसे भी रिकॉर्ड्स इनके अच्छे हैं और थोड़ा बहुत बैटिंग रहा है जो काउंटी में सॉमरसेट की तरफ से, वहाँ पर टॉम आवेल का नाम आता है और टॉम बैंटन। इसके बाद रायली डसू हैम्पशायर के ओवर खेलते थे 3 सीज़न पहले, 2019-20 का जो सीज़न था वहाँ पर उन्होंने खेला हुआ था। 2 मैचेस उन्होंने खेले थे, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, हालांकि वो टाइम भी अलग था, टीम भी अलग थे। और जो बॉलर ने इनको आउट करा हुआ था हार्दुस विल्जॉन जो खेलते थे केंट की तरफ से पहले, वो भी अभी नहीं खेलने वाले हैं। तो कोई मैटर करता नहीं है वो रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं रहा है, मैं जो आपको बता सकता हूँ। बाकी बीच में तो उन्होंने कुछ खास खेला नहीं है। PSL में और साउथ अफ्रीकन T20 लीग में कुछ मैचेस उन्होंने खेले थे, लेकिन पता नहीं कि वहाँ से आप कितना रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाएंगे। बाकी नाम है वो आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो बेन ग्रीन एक और काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं सेकंड टीम के होकर, बॉलिंग भी डिसेंट करवाते हैं। हालांकि इनकी बॉलिंग की गारंटी मैं नहीं दे सकता, इनको बॉलिंग मिलेगी भी या नहीं, और मिलती भी है तो कितनी मिलेगी बता पाना मुश्किल है, लेकिन डिसेंट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इनका रहा है। और लास्ट सीजन में जो रॉयल लंडन कप हुआ था वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। उसके बाद लुइस गोल्ड्सवर्थी खेल नहीं भी सकते हैं, काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस हैं बेंच पे। वैंडर मेरे ख्याल से खेलेंगे। वैंडर बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी खेलते हैं इन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। कंसिस्टेंट तो नहीं, लेकिन कभी कभार बंच से विकेट निकाल लेते हैं। बॉलिंग की वजह से ही इनको लेना है, अगर लेना है तो बैटिंग से खास कुछ उम्मीद ना ही रखे तो बेहतर। उसके बाद लुइस ग्रेगोरी बॉलिंग करा रहे हैं, अभी तक उतना बेहतर उनका नहीं दिखा है रिदम पिछले सीजन से इंजरी के बाद से, लेकिन बॉलिंग करा रहे हैं और काफ़ी अच्छे हिटर ऑफ द बॉल हैं। ये कभी भी आपको बैटिंग में ऊपर आते हुए दिख सकते हैं। रिकॉर्ड्स खास कुछ नहीं है, लेकिन इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैच का रुख बदलने में। मॉशन डेलैंग, जैक डेवी शायद नाम है, जॉर्ज डेवी और क्रेग ओवर्टन का बैटिंग यहाँ पर ऊपर आएगा वैसे। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास। इनमें से मर्शन डेलैंग को आप छोड़ नहीं सकते। मर्शन डेलैंग को कभी भी बैटिंग में प्रमोशन मिल सकता है और रिसेंटली सेकंड टीम के होकर भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया बैटिंग कम से कम करी रखी है। बॉलिंग पे तो चलो जो मिले वो मिले, लेकिन बैटिंग में इनको कभी भी ऊपर भेजा जा सकता है और इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैच का रुख बदलने के लिए। 10-12 गेंद रुक गए ना तो ये 30-35 रन ऐसे ही बना सकते हैं। इनके पास बहुत बढ़िया हिटिंग एबिलिटी है। और क्रेग ओवर्टन, लुइस ग्रेगोरी मेरे ख्याल से ये मिला के आपको 7 से 8 ओवर करवा के देंगे शायद, लेकिन बता पाना मुश्किल है। और क्योंकि सॉमरसेट एज ए बैटिंग साइड उतनी कंसिस्टेंट कभी रही नहीं है, तो इनके पास बैटिंग में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है। तो ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, लुइस ग्रेगोरी, मर्शन डेलैंग, क्रेग ओवर्टन, इवन रॉयल ऑफ वैंडर भी, इनके ऊपर बैटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है। ठीक है, क्योंकि एज ए बैटिंग साइड सॉमरसेट कभी भी उतनी डोमिनेटिंग रही नहीं है, तो ये चीज़ देखने वाला लायक होगी। हालांकि मेरे टीम में आप सबको तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं जिनको प्रायोरिटी दूंगा वो है क्रेग ओवर्टन, क्योंकि बेहतर परफॉर्मेंस ये करके आ रहे हैं बॉलिंग से। बैटिंग से भी ठीक ठाक ही रहा है, उतना कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और उसके बाद मर्शन डेलैंग, उसके बाद लुइस ग्रेगोरी, अगर स्पेस मिले तो वैंडर और लुइस ग्रेगोरी में से आपको किसी एक को लेना है। दूसरे इनिंग्स पे अगर बॉलिंग कर रही है सॉमरसेट तो आप वैंडर को शायद ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि वहाँ पर स्पिनर का मामला आ जाता है और ये मेन स्पिनर होने वाले हैं टीम के, इसीलिए। बाकी बेंच पे मैंने बता दिया बार्टलेट के बारे में। जैक ब्रूस, लेमन भी मुझे लगता नहीं खेलने का मौका मिलेगा। लेमन भी खेल सकते हैं गोल्ड्सवर्थी की जगह पर एज ए फिनिशर, उनको फिनिशर के तौर पे ही खेला जाता है, बाकी बॉलिंग तो ये कराते नहीं है।
हमारी टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, विल स्मिथ, टॉम आवेल, ये दोनों मेरे ख्याल से ज़रूर से होने चाहिए। और यहाँ से मॉशन डेलॉन्ग और क्रेग वॉटर, ये 4 मेरी टीम में ज़रूर से होंगे। इसके बाद स्पेस के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो टॉम बैंटन, रायली रसू और ग्रेगोरी और वैंडरमर में से कोई एक। तो ये 6-7 ऑप्शन हो गए जहाँ से आपको लेने हैं, आपके हिसाब से 6 या 7 आप जितना लेना चाहो। केंट की बात करें तो क्लियरली मैंने बता दिया है कि कौन से प्लेयर का रोल कैसा है, क्योंकि केंट के बारे में ज़्यादा आइडिया हम लगा सकते हैं, ग्राउंड से भी उनकी इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा मिले हैं। जो प्लेयर हमारी टीम में ज़रूर से होंगे, जो डेनली आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉलिंग ओपनिंग स्पेल पे आ जाते हैं, और ओपनिंग स्पेल पे जब वो आएंगे तो इनके सामने 2 ऐसे बैट्समैन होंगे ना जिनको टिक के खेलने वाली मेंटालिटी नहीं है, विल स्मिथ और टॉम बेंटन। इनमें से टॉम बेंटन के फॉर्म को लेकर भी काफ़ी डाउट है, तो वहाँ पे एक आध फोकट का विकेट आ सकता है। टॉम बेंटन को हमेशा ही स्पिन खेलने में दिक्कत रही है, तो वो एक चीज़ है जो जो डेनली एक्सपोज कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक विकेट मिलने का चांस है। जो डेनली हालांकि अभी तक तो काउंटी में कोई मैच नहीं खेला है उन्होंने, लेकिन सेकंड टीम के होकर कुछ प्रैक्टिस मैचेस उन्होंने खेले थे और काफ़ी डिसेंट देखे हैं बैटिंग में। हालांकि देखना पड़ेगा कि सेकंड टीम का परफॉर्मेंस अभी वो फर्स्ट टीम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये रहा है उनका मामला। जैक क्रॉली होंगे, जैक क्रॉली ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं दैन डैनियल बेल्ट्राउन। ग्राउंड में बात कर लीजिए, हेड टू बात कर लीजिए, डैनियल बेल्ट्राउन बैटिंग फर्स्ट में छोड़ना नहीं है, ठीक है। बैटिंग सेकंड में अगर आप चाहो चांस ले सकते हो, बैटिंग फर्स्ट में बिल्कुल इनको छोड़ना नहीं है। इनके जो भी रन्स हैं, बेस्ट परफॉर्मेंसेस है वो बैटिंग फर्स्ट में ही है। तो यहाँ से हो गए 3 में से 2 बैटिंग सेकंड में होती है, तो डैनियल बेल्ट्राउन हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद सैम बिनिंग्स बेटर परफॉर्मर रहे हैं कीपरों में से। अभी यहाँ से हो गए 4 प्लेयर्स। अगर आप चारों प्लेयर्स को लेते हैं तो ये जो नीचे स्लॉट है जैक लिनिंग, जॉर्डन कॉस, इसका कोई मतलब बनेगा नहीं। अगर आप कम से कम एक प्लेयर को छोड़ते हैं तो जैक लिनिंग आप ले सकते हैं, लेकिन याद रखना कि जैक लिनिंग को शायद बॉलिंग स्पिन जो है उनका ऑप्शन वो नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? पिछले सीजन में क्या होता था कि यहाँ पे क्वाइस अहमद रहते थे और जो डेनली इनके मेन 2 स्पिनर, तीसरे स्पिनर बनते थे जैक लिनिंग अगर कंडीशन की डिमांड हो तो। अभी इनके टीम में आ गए हैं जॉर्ज लिंडे, ठीक है, जो भी स्पिनर ही हैं और वो भी फिंगर स्पिनर का ऑप्शन ये प्रोवाइड कर देंगे। तो इसीलिए जॉर्ज लिंडे के आने की वजह से लीनिंग का जो बॉलिंग का वो कोटा है वो मोस्टली बंद होने वाला है। और लीनिंग इस सीजन में अभी तक बैटिंग से भी उतने खास कुछ फॉर्म पर नहीं दिखे हैं, ठीक है। भले ही लीनिंग के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे रहे हैं पिछले सीजन में, लेकिन इस 2 रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लीनिंग के ऊपर अभी लग रहा है कि चांस नहीं, वैसे ही मुझे लगता नहीं लोग ज़्यादा लेंगे इनको, लेकिन मुझे लगता है कि लीनिंग अभी हमारे काउंट से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे लिए हो गए 4 प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स हो सकते हैं इनमें से टॉस के ऊपर डिपेंड करके। उसके बाद लिंडे और क्वाइस अहमद, बेसिकली क्वाइस अहमद ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे दूसरे इनिंग्स पर। और बाकी यहाँ पर आपके लिए 2 स्ट्राइक बॉलर्स आ गए हैं, क्लासन और मिलनेस। अभी यहाँ पे कुछ और चेंजेस भी कर सकती है टीम, ठीक है, जैसे कि एक स्पिनर को खिला के यहाँ पे किसी और पेसर को वो खिला सकती है। इनमें से मैट क्वीन, ग्रांट स्टीवार्ट, ये दोनों अच्छे फॉर्म पर हैं। मैट क्वीन काफ़ी अच्छे विकेट टेकर ऑप्शन दिखे हैं, ग्रांट स्टीवार्ट सेकंड टीम के होकर अच्छा खेल रहे थे, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते, तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। हालांकि मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन अगर मैं बेसिकली बात करूं तो मुझे 2 स्ट्राइक बॉलर्स दिख रहे हैं। और अगर डैरेन स्टीवेंस को आप ऐसे बॉलर कंसीडर कर रहे हो तो मुश्किल बात है, क्योंकि डैरेन स्टीवेंस उतने खास कुछ रहे नहीं है। ओवरऑल ठीक ठाक है, थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी सी बॉलिंग कर लेंगे, लेकिन इनके ऊपर डिपेंड करके पूरी बॉलिंग यूनिट को सजाना वो मुश्किल होगा। एडम मिलने क्योंकि नहीं है तो उनका जगह किसी को लेना पड़ेगा, और कोई भी हो, डैरेन स्टीवेंस तो मेरे ख्याल से वो जगह नहीं ले सकते हैं। तो देखना पड़ेगा बाकी क्या करती है टीम। हालांकि मेरे टीम में जो प्लेयर आपको ज़रूर से देखने मिल जाएंगे, जैक क्रॉली, जो डेनली, सैम बिनिंग्स, यहाँ से मिलनेस, ये 4 आपको ज़रूर से दिख जाएंगे। एडिशनल होंगे डैनियल बेल्ट्राउन बैटिंग फर्स्ट में, क्वाइस अहमद स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, और जॉर्ज लिंडे, डैरेन स्टीवेंस में से कोई एक, वो अगर डिपेंड करेगा। चांस ले सकते हो कम से कम ऊपर 4 में से 1-2 प्लेयर को छोड़ रहे हो तो जैक लिनिंग को ट्राई कर लेना। हालांकि रेड बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छे फॉर्म पर वो नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले ही बताया कि बॉल अलग होने के साथ मैचेस भी अलग हो जाते हैं, परफॉर्मेंस भी अलग हो जाते हैं। और इन्होंने लास्ट में बॉलिंग कराई हुई है, चांसेस बहुत कम है कि बॉलिंग फिर से कराएं, लेकिन ये करा सकते हैं। अगर कहीं पे लगे टीम को कि नहीं ज़रूरत पड़ रही है तो क्या पता इनको बॉलिंग मिल जाए, 2 ओवर की ही सही लेकिन मिल जाए, तो वो एक पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो एक चांस आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो। नहीं भी लोगे मुझे लगता नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑलराउंडर सेक्शन में बहुत जैम होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें, बाकी यहाँ पे मैट क्वीन और ग्रांट स्टीवार्ट में से भी कोई एक खेल सकते हैं एक्स्ट्रा स्ट्राइक बॉलर के लिए, क्योंकि मुझे सही बताऊँ तो अभी तक तो ये जो टीम मैंने मुझे प्रेडिक्ट हो रहा है वहाँ से मिलने का कोई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मुझे दिख नहीं रहा है। जो लास्ट सीजन में मिलने थे उसका कोई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मुझे दिख नहीं रहा है।
तो फिलहाल के लिए परसेंटेज कैप्टन जो है वो बैंटन चल रहे हैं। तो रीज़न है काफ़ी सारे कीपिंग भी कर रहे हैं, जब तक खेलेंगे तब तक मारेंगे भी। लास्ट हिट टू हिट भी ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा है, लास्ट जो मैच यहाँ पे वो खेल के गए हैं 100 मार के गए हैं। तो बहुत सारे रीज़न है, लेकिन फॉर्म का उतना कोई गारंटी नहीं है। रख सकते हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बैंटन जैसे प्लेयर को छोड़ना हमेशा रिस्की हो सकता है। और केंट ऐसे बॉलिंग साइड उतना डोमिनेटिंग दिख नहीं रही है मुझे, स्पेशली मिलने के ना रहने की वजह से, तो इसीलिए रख सकते हैं बिल्कुल। और क्रेग ओवर्टन, इसके अलावा ग्रेगोरी आबेल, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके साथ लोग जा रहे हैं। इसके अलावा इस मिड ये मत सोच लेना कि परसेंटेज कम है लोग लेंगे नहीं, 90% जनता तो ज़रूर होगी जो आपके ओपोनेंट में इनको रखेगी भी, और कम से कम वाइस कैप्टन तो बना सकती है। और काफ़ी बढ़िया फॉर्म से गुजर रहे हैं। बार्टलेट भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो कहाँ पे खेलेंगे इसमें मुझे डाउट है, इसे मैंने लिख नहीं रहा। अगर खेलते हैं आप देख सकते हैं उनकी तरफ। और टेलैंग, रूसो सिर्फ नाम के वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। काफ़ी लोग ले सकते हैं नाम के वजह से, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पर मैं इनको मैनेज करूँ। और यहाँ से डेनली, डीवीडी, ये दोनों ऑप्शन है। डीवीडी का आपने देख लिया है, रख सकते हैं बैटिंग फर्स्ट में, स्पेशली बैटिंग सेकंड में चांस रहने लायक है। डेनली को रखना पड़ेगा, फैंटेसी की तरफ से आपके लिए इफेक्टिव हो जाते हैं वो। उसके बाद बिलिंग्स और क्रॉली। इसके अलावा जॉर्डन कॉक्स, जैक लिनिंग बॉल बदलेगा, गेम बदलेगा, तो इनका गेम अभी क्या सा होता है वो देखना पड़ेगा। और जॉर्डन कॉक्स को तभी लेना है अगर आप टॉप 4 में से मिनिमम 2 को छोड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं। लेकिन याद रखना ये हमेशा इफेक्टिव रहे हैं जब भी इनको मौका मिले हैं। हेड टू हेड इनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, और सोमरसेट की बॉलिंग भी डिसेंट है, कि वो इनके पास वो एबिलिटी है कि वो जल्दी से कुछ विकेट्स निकाल दें और जॉर्डन कॉक्स के पास जल्दी से बैटिंग आए और प्रॉपर बैटिंग करने का मौका भी मिल जाए। और मिलनेस, क्लासन जैसे स्ट्राइक बॉलर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। अच्छा, फिलहाल के लिए ये 8 प्लेयर्स जो हैं आपको मेरी टीम में दिख जाएंगे। आबेल को लेके मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, क्योंकि आबेल का बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने जनरली टॉन्टन में देखा है, लेकिन ओवरऑल की हिट टू रिकॉर्ड इतने अच्छे हैं कि मैं ड्रॉप करने का रिस्क फिलहाल के लिए नहीं लेना चाहता। अच्छा, डेली, अच्छा यहाँ पे क्रॉली को भी आप ऐड कर लीजिए, क्रॉली तो वैसे भी हैं, तो चलो क्रॉली हो गए। ये आबेल वाला स्लॉट में थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, देखना पड़ेगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। यहाँ पे एडिशन क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर हम डैनियल बेल ड्रमंड को ऐड कर लेंगे अगर बैटिंग फर्स्ट हो रही है तो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास, अच्छा, विल स्मिथ है, इनको नहीं छोड़ना है। विल स्मिथ बहुत ही बढ़िया फॉर्म से गुजरे हैं। या आबेल फिलहाल के लिए हम कंसीडरेशन में रख रहे हैं, तो विल स्मिथ है आबेल की जगह पे। तो फिलहाल के लिए ये 9 प्लेयर्स हैं। यहाँ पे हम 2 प्लेयर्स और ऐड कर सकते हैं। एक तो हो गया डैनियल बेल ड्रमंड, ठीक है, अगर बैटिंग फर्स्ट हो रही है तो। अगर बैटिंग सेकंड हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास वेंडमरवा और लिंडे, ये दोनों बॉलिंग ऑप्शंस हैं। मैं ग्रेगोरी को यहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि 2 कीपर मैंने ले लिए हैं। अगर आप चांस ले पाते हो किसी एक कीपर पे, स्पेशली बैंटन पे मैं कहूँगा, क्योंकि उनके फॉर्म को लेकर थोड़ा वो है, तो अगर आप चांस ले पाते हो तो यहाँ पे आपके पास ग्रेगोरी का भी ऑप्शन खुल जाएगा। फिलहाल तो लोग डैरेन स्टीवेंस को भी ले रहे हैं, लेकिन उनका तो दूर दूर तक कोई काउंट नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। लिंडे और रॉयल ऑफ वेंडमरवा, ये दोनों ऑप्शंस हैं, जो भी दूसरे इनिंग्स में बॉलिंग करेंगे आप उनको देख सकते हो। और वेंडमरवा याद रखना, ये बहुत बड़े प्रेडिक्टेबल प्लेयर नहीं है, ठीक है, आप इनके आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये जब भी विकेट लेते हैं ये बंचेस में लेते हैं, ये एबिलिटी इनके पास है। बैटिंग से मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन बॉलिंग की वजह से ही कह रहा हूँ। लिंडे काउंटी में कुछ मैचेस उन्होंने खेला है, डिसेंट रहा है, उतना कुछ हाइप करने वाला कुछ नहीं। और यहाँ पे बॉलिंग पे मैंने मिलनेस और फ्रेड क्लासन, ये दोनों को रख रखा है, दोनों स्ट्राइक बॉलर्स हैं। यहाँ पर ओवरटन, मर्शन डेलैंग, दोनों स्ट्राइक बॉलर्स हैं। यहाँ पे क्वाइस अहमद को आप रख सकते हैं अगर दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग आ जाती है तो, ठीक है। और ये जॉर्ज डेवी सोमरसेट की तरफ से, ये दोनों ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हैं अगर आप किसी टीम की बॉलिंग को भारी करना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ पर कोई खेलेंगे नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में वेंडमरवा, लिंडे, जो हमारे बेसिक 2 ऑप्शंस हैं। स्पिन की अगर हम बात करें तो टॉस के हिसाब से वो देखना पड़ेगा। ग्रेगोरी मैं काउंट में नहीं ला पा रहा फिलहाल के लिए। अगर आप दोनों कीपर में से किसी एक को ड्रॉप करते हो तभी ग्रेगोरी का ऑप्शन खुल सकता है। लीनिंग का ऑप्शन यहाँ पे है। लीनिंग अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो केंट की बैटिंग आप देख सकते हैं, डेली को चलो बॉलिंग भी कर लेंगे, डेली को सिर्फ बैटिंग की वजह से आप कॉन्सिडर मत करो, डेली को ऑलराउंडर की तरह ही सोचो, ठीक है। तो डेली हो गए, क्रॉली, बिलिंग्स, ये 2 बैट्समैन हैं हमारे लिए। तो तीसरा बैट्समैन अगर आपको देखना है डेनली को छोड़ के, आप लीनिंग को देख सकते हैं, लेकिन लीनिंग काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बैकफायर कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, ये शायद बॉलिंग नहीं कराए। पॉइंट नंबर 2, इनके बैटिंग में उतना अच्छा फॉर्म अभी इस सीजन में दिखा नहीं है। और पॉइंट नंबर 3, ये ऑलराउंडर सेक्शन में है। कहीं भी अगर फेल हो गए ना तो आपका ऑलराउंडर सेक्शन का एक स्पॉट भी गया, और टीम का जो कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है उनको लेने के चक्कर में वो भी खराब हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं इनिशियली नहीं ले रहा। इनिशियली ये 9 प्लेयर्स रहेंगे। बैटिंग फर्स्ट में यहाँ पर मैं डीबीडी ऐड कर लूँगा, आबेल मैं ऐड कर सकता हूँ, ये दोनों यहाँ पर एडिशन वाले प्लेयर हैं। और बॉलिंग सेकंड जो करेंगे वहाँ पर डैनियल बेल ड्रमंड और जॉर्ज लिंडे, ये दोनों ऑप्शन हैं। और यहाँ से काइस अहमद। इनिशियली सेफ स्ट्रक्चर में ये कुछ ऑप्शन हैं जो मुझे टॉस के बाद देखना पड़ेगा। और अगर आप रिस्क ले सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो यहाँ से पहले तो मुझे टॉम बैंटन हटाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ लीनिंग को, यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ ग्रेगोरी को, वो देखना पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा स्ट्रक्चर है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस की बात करूँ, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप सेफ जाना चाहते हो, जो आप सोच रहे हो कि नहीं भैया मुझे सेफ जाना है, ऑलराउंडर वगैरह कुछ देखना है, तो डेनली ऑप्शन है। डेनली के बैटिंग को लेकर मुझे डाउट है कि ये किस तरह के फॉर्म पर रहे हैं, क्योंकि इस सीजन में कुछ ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले नहीं है। हालांकि प्रैक्टिस मैचेस में उन्होंने अच्छा खेला था और उनकी बॉलिंग काम पे आ जाती है यहाँ पे, स्पेशली दूसरे इनिंग्स पे। डेनली आप बिल्कुल देख सकते हो। वाइस कैप्टनसी के लिए आप यहाँ पे विल स्मिथ देख सकते हो, क्रेग ओवर्टन देख सकते हो, ये कुछ ऑप्शन है। इवन यहाँ पे जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं, मिलनेस, क्लासन वगैरह, इनके ऊपर भी आप देख सकते हो। और अगर आप रिस्क ले सकते हो, बड़ी लीग खेल रहे हो या मीडियम साइज लीग खेल रहे हो, लीनिंग को एक दो टीम में कैप्टन बना के छोड़ देना। मेक श्योर करना लीनिंग को जहाँ पे आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो, कम से कम टॉप 4 में से 2 प्लेयर्स वहाँ पर मिसिंग हो। ठीक है, डेनली को ऑलराउंडर छोड़ लो तो वो छोड़ दो आप, बाकी 2 प्लेयर्स कम से कम मिसिंग हो, तभी जाके लीनिंग का कोई रोल बनेगा। और जॉर्डन कॉक्स वगैरह ही बड़े बड़ी लीग में ट्राई करना, अगर आप टॉप में से प्लेयर्स छोड़ रहे हो तो। याद रखना, सॉमरसेट एज ए बॉलिंग साइड ये एबिलिटी रखती है कि वो जल्दी विकेट्स गिराए और मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि वो इनिंग्स को संभाले। तो कहीं ना कहीं ये जो आपने देखा ना, जॉर्डन कॉक्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, तो उसके पीछे ये लॉजिक भी काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।